जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात आती है ना, तो हम अक्सर एक उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट होगा। मतलब एकदम इंजीनियरिंग की तरह। जैसे किसी की हड्डी टूटती है तो एक्सरे में वो सफेद टेढ़ी लाइन साफ दिखती है ना? बिल्कुल। और डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कह देता है कि फ्रैक्चर यहाँ है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही बाइनरी नजरिया है। देखिए, चीजें या तो टूटी हैं या नहीं टूटी हैं। और सच कहूं तो ये स्पष्टता लोगों को एक तरह का सुकून भी देती है। सही कहा। हम सभी चाहते हैं कि दुनिया की हर समस्या ना एक्सरे की तरह साफ साफ दिखाई दे, उसे आसानी से सही या गलत के खानों में बांटा जा सके। लेकिन जब हम न्यायपालिका, व्यक्तिगत आघात और मेडिकल साइंस के बीच उलझे हुए मामलों की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम सही कह रही हैं आप। हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो ईमानदारी से कहें तो बहुत ही धुंधला और जटिल है। इसे आप डायग्नोस्टिक और कानूनी धुंधल का कह सकते हैं। हाँ, एक ऐसा ग्रे एरिया जहां सही और गलत की लकीरें आपस में इस कदर उलझ जाती हैं कि उन्हें सुलझाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। तो द डीप डाइव की इस विस्तृत चर्चा में आज हम उसी धुंधले परिदृश्य में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही विविध हैं। हाँ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले हों, वैश्विक अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव हों, भू राजनीतिक उथल पुथल हो, या फिर हमारी दुनिया को बदलने वाली उभरती हुई तकनीकें हों, हम इन सभी के बीच के अदृश्य धागों को डीकोड करेंगे। और हमारा लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ और चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं। एकदम। तो चलिए सीधे उसी कानूनी और मेडिकल उलझन से शुरू करते हैं जिसकी हमने शुरुआत में बात की। मेरा मतलब है उस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एमटीपी एक्ट से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने हाल ही में बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। हाँ, ये मामला एक 15 वर्षीय रेप पीड़िता का है। इसमें कोर्ट ने 30 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी है। और यहीं पर वो धुंधलापन शुरू होता है, क्योंकि इस फैसले का विरोध किसी और ने नहीं बल्कि खुद एम्स ने किया था। मतलब कोर्ट ने एम्स को ही नोडल मेडिकल बॉडी बनाया था। जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत कुछ कह रही है और देश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान उसका विरोध कर रहा है। एम्स का तर्क आखिर था क्या? देखिए, एम्स का तर्क पूरी तरह से क्लिनिकल और एथिकल ग्राउंड्स पर था। एम्स ने अपनी क्यूरेटिव पिटीशन में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानूनन 24 सप्ताह की सीमा तय है। 24 सप्ताह के बाद गर्भपात करना उनके शब्दों में भ्रूण हत्या या जिसे फिटिसाइड कहते हैं उसके समान है। अच्छा, तो उन्होंने इसे सीधे तौर पर भ्रूण हत्या कह दिया। हाँ, और उन्होंने केवल थ्योरी नहीं रखी, बल्कि एक पिछले मामले का वास्तविक डेटा भी कोर्ट के सामने रखा। उस पुराने मामले में 23 सप्ताह के बाद जन्म लेने वाले एक बच्चे का वजन मात्र 755 ग्राम था। बापरे, सिर्फ 755 ग्राम? बिल्कुल। और वो बच्चा आज भी गंभीर न्यूरो डेवलपमेंटल जटिलताओं के साथ लाइफ सपोर्ट पर है। एम्स का बुनियादी सवाल ये था कि क्या एक संस्था के रूप में डॉक्टरों के लिए एक जीवित भ्रूण के दिल की धड़कन को जानबूझकर रोकना चिकित्सकीय नैतिकता के खिलाफ नहीं है। एक मिनट, मुझे इस पर थोड़ा सोचने दीजिए। एक तरफ एम्स का ये तर्क बहुत ठोस लगता है क्योंकि वो जीवन बचाने की शपथ लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो 15 साल की बच्ची है। वो खुद एक भयानक आघात से गुजरी है और शारीरिक रूप से एक बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं है। यही तो सबसे बड़ी उलझन थी इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने, विशेषकर चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने, एम्स की इस दलील को कैसे काटा? कोर्ट का नजरिया यहाँ पूरी तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों पर केंद्रित था। कोर्ट ने एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हुए पेरेंट्स पैट्रिया के सिद्धांत का जिक्र किया। अच्छा रुकिए, ये पेरेंट्स पैट्रिया क्या है? जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा ऐसे आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब होता है देश का पिता या अभिभावक। यानी जब कोई नागरिक खुद फैसले लेने में सक्षम नहीं होता तो राज्य या अदालतें उसके अभिभावक के रूप में काम करती हैं। तो एम्स का इशारा शायद इसी तरफ था कि राज्य को उस अजन्मे बच्चे का अभिभावक बनना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य का ये अभिभावक वाला सिद्धांत किसी नागरिक की अपनी इच्छा और उसके सम्मान से ऊपर नहीं हो सकता। जस्टिस जॉया मालिया बागची की एक टिप्पणी यहाँ बहुत गहरी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संस्था माता पिता के लिए चुनाव नहीं कर सकती। माता पिता चुनेंगे और संस्था उस चुनाव को सक्षम बनाएगी। ये तो राज्य और नागरिक के बीच अधिकारों की बहुत बड़ी बहस को समेट देता है। लेकिन क्या हम यहाँ कानून को एक जड़ और कठोर पाठ्य पुस्तक की तरह नहीं देख रहे हैं?
मेरा मतलब है, कानून कहता है 24 सप्ताह, पर चिकित्सा विज्ञान तो हर दिन बदल रहा है ना। इंसान की पीड़ा को हफ्तों में कैसे बांधा जा सकता है? एकदम सही। और यही बात चीफ जस्टिस ने भी उठाई। उन्होंने सुझाव दिया कि कानून को एक जीवित प्राणी की तरह विकसित होना चाहिए, खासकर जब मामला किसी नाबालिग रेप पीड़िता का हो, तो एमटीपी एक्ट से ये समय सीमा पूरी तरह हटा दी जानी चाहिए। मतलब कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं। अदालतों को 24 सप्ताह की मेडिकल सीमा और एक इंसान के व्यक्तिगत आघात के बीच बहुत ही बारीक संतुलन साधना पड़ रहा है। और ये संतुलन सिर्फ मेडिकल मामलों में ही नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी में भी दिखाई दे रहा है। अगर हम हिच पीच वाले मुद्दे को देखें तो इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित हेट स्पीच मामले में भाजपा नेताओं को क्लीन चिट दे दी है। हाँ, ये भी एक बहुत अहम फैसला है। वामपंथी नेताओं ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने किसी भी राजनीतिक शोर को किनारे रखकर तर्कों को केवल कानूनी तथ्यों की कसौटी पर परखा। तो कोर्ट का कानूनी आधार क्या था इस क्लीन चिट के पीछे? कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए माना कि उन बयानों से सांप्रदायिक हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं फैली, इसलिए कानूनी रूप से कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। मुझे यहाँ फिर से टोकना पड़ेगा, ये संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है और इसका एफआईआर से क्या लेना देना है? बहुत प्रासंगिक सवाल है। देखिए, संज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, जैसे हत्या या दंगा भड़काना। कोर्ट ने कहा कि चूंकि बयानों से दंगा नहीं भड़का, इसलिए ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन इसी फैसले में कोर्ट ने पुलिस के लिए जो नियम तय किए हैं वो बहुत सख्त हैं। मैंने पढ़ा था कि कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने या न करने का कोई विशेषाधिकार नहीं है, ये अनिवार्य है। हाँ, बिल्कुल। और यही इस फैसले का असली दीर्घकालिक प्रभाव है। ये सुनिश्चित करता है कि पुलिस अपनी मर्जी से मामलों को दबा ना सके। अधिकारों की बात हो ही रही है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो फैसला भी इसी कड़ी का हिस्सा लगता है। एक पुराने आदेश में कहा गया था कि पिता अपने नाबालिग बच्चे की कस्टडी अपनी मर्जी से किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है, जैसे अपनी बहन को। हाँ, लेकिन डिवीजन बेंच ने इसे पूरी तरह पलट दिया, और ऐसा करना जरूरी भी था। क्यों? कोर्ट का तर्क क्या था इसमें? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चे कोई संपत्ति या जागीर नहीं है जिन्हें डिफेक्टो ट्रांसफर कर दिया जाए। ये बाल हिरासत न्याय शास्त्र में एक अहम नजीर है। मतलब बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है, न कि पिता का मालिकाना हक। सही बात है। और मालिकाना हक और पहचान से ही जुड़ा एक और बड़ा प्रशासनिक बदलाव नागरिकता को लेकर भी हुआ है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। हाँ, अब EOCI कार्ड और पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू हो गई है। लेकिन इसमें नाबालिगों के पासपोर्ट के लेकर जो नियम बदला है वो काफी सख्त है ना? बहुत सख्त है। नई नियम के अनुसार भारतीय पासपोर्ट रखने वाले नाबालिग अब एक ही समय में किसी और देश का पासपोर्ट नहीं रख सकते। इसका क्या असर होगा? क्या ये दोहरी नागरिकता को रोकने के लिए किया गया है? बिल्कुल। पहले कई मामलों में ऐसा होता था कि लोग अपने बच्चों के लिए भारतीय पासपोर्ट के साथ साथ किसी और देश का पासपोर्ट भी बनवा लेते थे। ये सीधे तौर पर भारतीय नियमों का उल्लंघन था, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। तो नए OCI फ्रेमवर्क ने इस लूप होल को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। एकदम सही। अच्छा, चलिए कानूनी अधिकारों, न्यायपालिका और संविधान की इस चर्चा से थोड़ा बाहर निकलते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि संविधान और कानून केवल तभी सफल हो सकते हैं जब उनके पीछे एक मजबूत और समान आर्थिक ढांचा हो। बिल्कुल। उन्होंने ही भारत के श्रम कानूनों की नींव रखी थी ताकि आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। हाँ, लेकिन आज किसी भी देश की असली रीढ़ उसकी अर्थव्यवस्था होती है, और हमारी अर्थव्यवस्था इस समय एक अजीब से भंवर में फंसी हुई लग रही है। अगर हम इस आर्थिक भंवर को करीब से देखें ना, तो इसकी शुरुआत हमारी सीमाओं के अंदर से नहीं, बल्कि पश्चिमी एशिया से हो रही है। आप तेल की कीमतों की बात कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $126 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर को छू चुका है। हाँ, और इसका सीधा भयानक असर हमारे रुपए पर पड़ा है, जो रिकॉर्ड 95.34 प्रति डॉलर के निचले स्तर पर आ गया है। और मैंने ये भी देखा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सिर्फ अप्रैल में ही $6.5 अरब भारतीय बाजार से निकाल लिए हैं। ये तो पूरी तरह से एक पैनिक रिएक्शन लगता है। अर्थशास्त्र में इसे टेक्स्ट बुक रिफ्लेक्सिव ट्रेड कहा जाता है।
थोड़ा रुकिए, इस रिफ्लेक्सिव ट्रेड को जरा डिकोड करते हैं। इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक घबराहट है या इसके पीछे कोई ठोस गणित है? नहीं नहीं, इसके पीछे पूरा गणित है। देखिए, जब वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ती हैं तो भारत जैसे देशों का आयात बिल अचानक बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि हमें तेल खरीदने के लिए बहुत सारे डॉलर चाहिए होते हैं। बिल्कुल। और इसी समय विदेशी निवेशकों को लगता है कि भारत का खर्च बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था पर दबाव आएगा, तो वो अपना पैसा शेयर बाजार से निकालने लगते हैं। अब उन्हें भी अपना पैसा वापस ले जाने के लिए डॉलर चाहिए। ओहो, तो ये दोहरी मार है। एक तरफ तेल कंपनियां डॉलर मांग रही हैं, दूसरी तरफ विदेशी निवेशक डॉलर मांग रहे हैं। सही पकड़ा आपने। और जब डॉलर की मांग अचानक इतनी बढ़ जाती है तो रुपए की कीमत अपने आप गिर जाती है। ये एक चेन रिएक्शन है। पर आरबीआई तो बीच बचाव करता है ना? हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक कोशिश करता है डॉलर बाजार में डालकर रुपए को बचाने की, लेकिन जब दबाव $126 प्रति बैरल क्रूड का हो तो कोई भी सुरक्षा दीवार टूट सकती है। तो आगे का अनुमान क्या है? एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार का अनुमान है कि 2026-27 में भारत का भुगतान संतुलन या बीओपी लगातार तीसरे वर्ष नकारात्मक रह सकता है, करीब $28 अरब माइनस में। यह तो कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी तेज तूफान में हम एक छाता तान कर खड़े हैं। हवा इतनी तेज है कि छाता कभी भी पलट सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत का बुनियादी ढांचे पर किया जा रहा भारी खर्च इस तूफान से बचने के लिए एक मजबूत आश्रय बन सकता है? देखिए, अल्पावधि में बुनियादी ढांचा सीधे तौर पर रुपए को नहीं बचा सकता, लेकिन लंबी अवधि में यही हमारी अर्थव्यवस्था को झटकों से सहने लायक बनाता है। जैसे सरकार बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर काफी सख्त कदम भी उठा रही है। हाँ, सड़क परिवहन मंत्रालय ने हैम परियोजनाओं के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। एक मिनट, ये हैम या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या है और इसमें कड़ाई की क्या जरूरत पड़ गई अचानक? हैम एक ऐसा मॉडल है जिसमें सड़क बनाने का कुछ खर्च सरकार देती है और कुछ प्राइवेट कंपनी। लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि कई जगहों पर निर्माण में भारी खामियां आईं, जिन्हें विनाशकारी विफलताएं कहा जा रहा है। जैसे पुल गिर जाना या सड़क धंस जाना। बिल्कुल। अब नए नियमों के तहत ऐसे निर्माण दोषों के मामले में ठेकेदारों को सीधे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ये पैसे की बर्बादी को रोकने का एक कड़ा प्रयास है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक शानदार खबर कश्मीर से भी आई है। जम्मू श्रीनगर के बीच पहली सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई है। और ये कोई आम ट्रेन नहीं है। ये -10 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी पूरी तरह से काम कर सकती है। इसमें 3000 से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स लगे हैं। अरे वाह! और सबसे बड़ी बात, ये यात्रा के समय को कम करके 5 घंटे से भी नीचे ले आएगी। ये सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि कश्मीर के सेब और कृषि उत्पादों को देश के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का एक बड़ा आर्थिक मार्ग है। एकदम। बुनियादी ढांचे के साथ साथ अगर हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई के आंकड़ों पर गौर करें तो वे इस तूफान में एक उम्मीद की किरण हैं। कैसे? इन तमाम आर्थिक चुनौतियों और रुपए की गिरावट के बावजूद भारत में एफडीआई प्रवाह अप्रैल-फरवरी के दौरान $88 अरब को पार कर गया है। अच्छा, इसका मतलब है कि विदेशी निवेशक जो लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं, उन्हें भारत की कहानी पर अभी भी पूरा भरोसा है। मतलब शॉर्ट टर्म वाले शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले फैक्ट्री और बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। बिल्कुल सही विश्लेषण है आपका। लेकिन इस तेल संकट ने सरकार को आम आदमी के रसोई से जुड़े कुछ सख्त फैसले लेने पर भी मजबूर किया है। हाँ, 14 मार्च का वो आदेश, सरकार ने घरों में एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन एक साथ रखने पर रोक लगा दी है। हाँ, अब लोगों को दोनों में से एक चुनना होगा। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का भूगोल और कूटनीति समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का 60% आयात करता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आयातित एलपीजी का 90% हिस्सा सिर्फ एक ही जगह से आता है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, ये वही संकरा समुद्री रास्ता है ना, जो ईरान और ओमान के बीच है? जी हाँ। और पीएनजी यानी पाइप्ड गैस को बढ़ावा देकर सरकार दरअसल एलपीजी पर हमारी इसी आयात निर्भरता को कम करना चाहती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प कड़ी है। कैसे हमारी रसोई की गैस का कनेक्शन सीधे तौर पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य की भू राजनीति से जुड़ जाता है। मतलब अर्थव्यवस्था कभी भी शून्य में काम नहीं हटती। बिल्कुल नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला मोज्तबा खामेनी ने हाल ही में अमेरिका को जो चेतावनी दी है,
उससे इस जल डमरू मध्य के बंद होने का खतरा बहुत बढ़ गया है। दुनिया का कितना तेल यहाँ से गुजरता है? लगभग 20% तेल और गैस यहीं से गुजरता है। अगर ये रास्ता कुछ हफ्तों के लिए भी ब्लॉक होता है तो भारत की पूरी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। और शायद इसीलिए भारत सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा को लेकर भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है। हमारी फाइलों में जो अगली खबर है वो मुझे सच में हैरान कर गई। आप तंजानिया वाले प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं? हाँ, हरियाणा सरकार के सहयोग से वहां के किसान पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया में 1 लाख एकड़ जमीन लीज पर लेने की तैयारी कर रहे हैं। सोमवीर घसोला जैसे किसानों ने 1.5 करोड़ रुपए में 99 साल के लिए 65 एकड़ जमीन लीज पर ली है। ये भू राजनीति और कृषि का एक बिल्कुल नया प्रयोग है। तंजानिया की जमीन बहुत उपजाऊ है और वहां से हिंद महासागर के रास्ते भारत और ग्लोबल मार्केट तक पहुंचना आसान है। लेकिन तंजानिया ही क्यों? दुनिया में और भी तो जगह हैं। क्योंकि ये आर्थिक रूप से बहुत व्यवहार्य है। जहां हरियाणा में आज 1 एकड़ खेती की जमीन की कीमत 25 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है, वहीं तंजानिया में 99 साल की लीज मात्र 25 से 50 हजार रुपए प्रति एकड़ में मिल रही है। रुकिए, सिर्फ 25 से 50 हजार रुपए एकड़? ये तो सच में बहुत बड़ा अंतर है। अक्सर हम सुनते हैं कि चीन अफ्रीका में जाकर खदानें खरीद रहा है, बंदरगाह बना रहा है, लेकिन हरियाणा के किसानों का वहां जाके खेती करना, क्या ये चीन के मॉडल से अलग है? बहुत अलग है। देखिए, चीन पूरी तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड यानी सरकारी नियंत्रण वाले तरीके से अफ्रीका में जाता है, लेकिन यहाँ भारत के किसान अपनी मशीनरी और अपनी खेती की विशेषज्ञता के साथ एक उद्यमी के रूप में जा रहे हैं। मतलब राज्य सरकार सिर्फ उनके लिए रास्ते आसान कर रही है। बिल्कुल। इससे आप भारत की नागरिक नेतृत्व वाली कृषि कूटनीति या सिटीजन लेड एग्री डिप्लोमेसी कह सकती हैं। ये बहुत प्रभावशाली सॉफ्ट पावर है। कूटनीति और सॉफ्ट पावर के साथ साथ भारत हार्ड पावर और रणनीतिक साझेदारियों को भी तेजी से कस रहा है। हाँ, इटली के साथ 2026-27 के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना फाइनल हो गई है। हाँ, जहां इटली की कंपनी लियोनार्डो हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर निर्माण में मदद करेगी। और इसी बीच वियतनाम के नए राष्ट्रपति टोलैम भी भारत आ रहे हैं, जो हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे होने का प्रतीक है। वियतनाम के साथ हमारे रिश्ते मजबूत होना चीन के लिए एक बहुत स्पष्ट कूटनीतिक संदेश है, और सच कहें तो हमें इस संतुलन की जरूरत भी है। आप पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान नौसेना ने चीन में निर्मित अपनी पहली अत्याधुनिक होंगोर क्लास पनडुब्बी शामिल कर ली है। ये भारत के समुद्री हितों के लिए एक गंभीर रणनीतिक चुनौती है। इस पनडुब्बी में ऐसा क्या खास है जो ये हमारे लिए इतनी बड़ी चुनौती है? ये एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन या AIP पनडुब्बी है। सामान्य डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार-बार सतह पर आना पड़ता है, जिससे वे रडार की पकड़ में आ जाती हैं। अच्छा, तो ये सतह पर नहीं आती? नहीं, AIP तकनीक वाली ये पनडुब्बी हफ्तों तक पानी के भीतर छिपी रह सकती है। चीन द्वारा पाकिस्तान को ये तकनीक देना अरब सागर में भारत की ताकत को चुनौती देने का सीधा प्रयास है। तो एक तरफ पनडुब्बियों के जरिए समुद्र के नीचे घात लगाई जा रही है, दूसरी तरफ कूटनीति की बिसात बिछी है, लेकिन इन इंसानी सीमाओं और संधियों से परे कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जो किसी रडार या किसी देश की सीमा को नहीं मानती। आप प्रकृति और पर्यावरण की बात कर रही हैं। हाँ, बदलता मौसम, स्वास्थ्य संकट और अनियंत्रित तकनीक। मौसम की बात करें तो अल नीनो प्रभाव के कारण इस वर्ष मानसून के सामान्य से काफी नीचे रहने की आशंका है, और इसका सीधा असर हमारे कृषि उत्पादन और पानी के भंडार पर पड़ेगा। और मानसून से पहले जिस तरह की जानलेवा हीटवेव भारत झेल रहा है, उसने तो सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। बिल्कुल। इसी वजह से 16वें वित्त आयोग ने एक बहुत बड़ी सिफारिश की है कि हीट वेव को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचे के तहत एक अधिसूचित आपदा घोषित किया जाए। इसका क्या फायदा होगा? ये सिर्फ कागजी बदलाव नहीं होगा। अभी तक होता यह है कि हीट वेव आने पर राज्यों को अपने सीमित संसाधनों से संघर्ष करना पड़ता है। अगर इसे आपदा घोषित कर दिया जाता है तो राज्य सरकारें राहत कार्यों के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का सीधा इस्तेमाल कर पाएंगी। मतलब इससे लोगों को अस्पताल पहुंचाने और राहत शिविर लगाने में तेजी आएगी। बिल्कुल। और प्रकृति की बात करें तो मध्य प्रदेश से भी तो एक रिपोर्ट आई है ना, टाइगर्स की कैरिंग कैपेसिटी को लेकर। हाँ, एकदम सही याद दिलाया आपने। जंगलों में बाघों की संख्या बढ़ रही है, जो कि संरक्षण के नजरिए से बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये संख्या वहां की क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो रही है।
जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष का खतरा बढ़ता है। मतलब हर चीज का एक संतुलन जरूरी है। एकदम सही। अच्छा, मौसम की इस तपिश से हम वापस उसी मेडिकल धुंधलके की तरफ लौटते हैं जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बेहद संवेदनशील मेडिकल प्रक्रिया की समीक्षा शुरू कर दी है। अंगदान के लिए ब्रेन डेथ घोषित करने की प्रक्रिया। हाँ। अदालत ने एम्स के विशेषज्ञों से पूछा है कि क्या ब्रेन डेथ घोषित करने के लिए ईईजी और एंजियोग्राम जैसे टेस्ट अनिवार्य किए जाने चाहिए। ये सवाल अचानक क्यों उठा? क्योंकि कुछ याचिकाकर्ताओं ने एक बहुत गहरी चिंता जताई थी। देखिए, जब कोई मरीज वेंटिलेटर पर होता है और अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया शुरू करनी होती है, तो ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि मस्तिष्क पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। हाँ, वो तो लाजमी है। लेकिन याचिकाकर्ताओं का डर है कि कहीं अंग निकालने की जल्दबाजी में किसी ऐसे जीवित मरीज को मृत घोषित न कर दिया जाए जिसके मस्तिष्क में थोड़ी बहुत गतिविधि बाकी हो। उफ, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। जिंदगी और मौत के बीच की लकीर कब और कैसे खींची जाए, ये कोई एक्सरे वाली बाइनरी दुनिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जब हम मानव मस्तिष्क और उसके रहस्यों की बात कर रहे हैं ना, तो तकनीक के मोर्चे पर जो हो रहा है वो किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर से कम नहीं है। आप साइबर सुरक्षा और एआई की बढ़ती घुसपैठ की बात कर रही हैं ना? एकदम। सर्टन जो हमारी साइबर सुरक्षा एजेंसी है, उसने एआई सिस्टम से जुड़े जोखिमों पर एक बहुत गंभीर चेतावनी जारी की है। डेटा बताता है कि दुनिया भर में एआई सक्षम साइबर हमलों में 89% की भारी वृद्धि हुई है। 89%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और क्लाउड माइथोस जैसे अत्याधुनिक एआई मॉडल अब इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वह खुद ही इंटरनेट और प्रणालियों में कमजोरियां ढूंढकर हमला कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत ही खतरनाक पहलू जुड़ रहा है जिसे सैन्य नागरिक संलयन या मिलिट्री सिविल फ्यूजन कहते हैं। जब सिविलियन तकनीक का इस्तेमाल मिलिट्री अपने फायदे के लिए करने लगती है। हाँ, इस फाइल में हार्वर्ड के पूर्व वैज्ञानिक चार्ल्स लिबर्ट का जो मामला है वो इसका सबसे बड़ा और डरावना उदाहरण है। चार्ल्स लिबर? हाँ, वही जिन्हें चीनी फंडिंग छिपाने के लिए अमेरिका में दोषी ठहराया गया था। बिल्कुल वही। अब खबर है कि वो अपनी सजा पूरी करने के बाद शेंजिन चीन में एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस लैब स्थापित कर रहे हैं। ओहो, ये कोई मामूली लैब नहीं है। चीनी सरकार के लिए ये तकनीक एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का मतलब है इंसान के दिमाग को सीधे कंप्यूटर या मशीन से जोड़ना। सोचिए, बिना कुछ बोले या टाइप किए सिर्फ सोचकर मशीनों को कंट्रोल करना। रुकिए, ये सुनने में हॉलीवुड की फिल्मों जैसा लगता है। क्या ये तकनीक सच में इतनी विकसित हो चुकी है या ये सिर्फ एक हाइप है? देखिए, ये हाइप बिल्कुल नहीं है। इस पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। अगर एक देश अपने सैनिकों के दिमाग को सीधे ड्रोन या हथियारों के नेटवर्क से जोड़ दे, तो निर्णय लेने की गति इंसान की प्राकृतिक क्षमता से हजारों गुना तेज हो जाएगी। मतलब एक तरफ एआई खुद साइबर हमले कर रहा है और दूसरी तरफ मानव मस्तिष्क को सीधे मशीनों से जोड़ने की तैयारी हो रही है। एकदम सही कह रही हैं आप। सर्टेन की 89% एआई हमलों वाली चेतावनी सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे घोड़े के अस्तबल से भाग जाने के बाद हम ताला लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम तकनीक के विकास की गति की तुलना में इसे नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं? सच कहूं तो यही आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। तकनीक जिस रफ्तार से भाग रही है, हमारे कानून, हमारी सुरक्षा एजेंसियां और हमारी नैतिकता उसके बहुत पीछे हाँफ रही है। आज की इस पूरी चर्चा से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इस दुनिया में कुछ भी अलग थलग नहीं है। चीजें बॉक्स में काम नहीं करती। बिल्कुल। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में एमटीपी एक्ट और चाइल्ड कस्टडी पर अधिकारों की बहस हो, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर चीन निर्मित पनडुब्बियां हो, पश्चिमी एशिया के तेल से हमारे रुपए का गिरना हो, तंजानिया के खेतों में हरियाणा का किसान हो और हमारे दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने की तकनीक हो, ये सब आपस में एक अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं। इन डॉट्स को कनेक्ट करना ही असली समझ है। और जब आप इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं ना, तभी आपको दुनिया की असली तस्वीर दिखाई देती है। चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। आज हमने नागरिकता नियमों और दोहरी नागरिकता को रोकने की बात की, हमने भूराजनीतिक सीमाओं की बात की और अंत में हमने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और ग्लोबल नेटवर्क पर भी बात की। हाँ, जो लोग हमें सुन रहे हैं वो जरा सोचें, जब इंसान का दिमाग सीधे एआई और एक असीमित डिजिटल नेटवर्क से जुड़ जाएगा तो आने वाले 50 वर्षों में राष्ट्रीयता, नागरिकता या पासपोर्ट जैसे शब्दों का क्या मतलब रह जाएगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है।
क्या ये तकनीक हमारी उन तमाम भू राजनीतिक सीमाओं को पूरी तरह से अप्रासंगिक कर देगी जिनके लिए आज देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे आने वाले भविष्य और हमारे पूरे वजूद को चुनौती देता है। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे हम चाहते हैं कि एक्सरे मशीन हमें जिंदगी की हर जटिलता का एक सीधा सफेद और काला जवाब दे दे। लेकिन सच्चाई यही है कि भविष्य और ये दुनिया उसी धुंधले परिदृश्य में बसती है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। चीजों पर सवाल उठाते रहिए और उन अदृश्य धागों को तलाशते रहिए।